नमस्कार दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी लोग? वेरी गुड इवनिंग बेटा, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हो? क्या चल रहा है? हाँ, कैसी चल रही है तैयारी? वेरी गुड इवनिंग। ऑल गुड। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन को लेके कैसा लग रहा है? अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनती हुई दिख रही है? चीजें समझ में आ रही हैं? हाँ, अब कॉन्स्टिट्यूशन का जब सब्जेक्ट को देखते हो तो कैसा लगता है? डर लगता है कि लगता है कि हाँ कर लेंगे? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बहुत बढ़िया हूँ। उम्मीद है आप सभी लोग एकदम बढ़िया कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो अच्छे से। हाँ, कर रहे हो? सही बात है। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन को छोड़ के सब सही चल रहा है, ऐसा क्यों? कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रॉब्लम है? हाँ, आंसर राइटिंग में प्रॉब्लम होगी बेटा। इट इज समथिंग जो एक मैटर ऑफ प्रैक्टिस है। देखो, कितनी भी प्रॉब्लम हो छोड़ना नहीं। अरे वाह, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कॉन्ग्रेचुलेशंस बेटा। वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। चलो शुरू करें आज का सेशन, शुरुआत करें। आपको याद होगा हम लोगों ने जब फ्राइडे को हम लोग पढ़ रहे थे आपके डाउट सेशन से पहले, तो हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का टॉपिक कवर किया था और मैं आपको कुछ केसेस पढ़ा रहा था। मैंने आपको बढ़िया बढ़िया कुछ केसेस पढ़ाए थे लास्ट टाइम, आप सभी लोगों को याद होगा। एक आपको कुन्हा या मडे वाला केस पढ़ाया था KUNHAYAMMED, है ना। उसके बाद हम लोगों ने राजेश प्रसाद का केस पढ़ा था, बहुत बढ़िया केस था, बहुत इंपॉर्टेंट केस था। उसके बाद PLR प्रोजेक्ट्स का केस पढ़ाया था मैंने आप लोगों को। उसके बाद मैंने आपको एक केस पढ़ाया था बालाकृष्ण राम का। सब लोगों ने नोट कर लिए वो सारे केसेस? अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन बहुत इंटरेस्टिंग है। हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन नो डाउट बहुत इंटरेस्टिंग है। पहले मुझे बताओ, ये 4 केसेस सब लोगों ने नोट कर लिए हैं? ठीक है, तो आज का जो सेशन है उसकी शुरुआत मैं सबसे पहले जो बचे हुए केसेस हैं इस टॉपिक के उनको समझा के करूंगा, और एक बार जब ये केसेस कवर हो जाएंगे फिर हम लोग मूव करेंगे बेटा सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के टॉपिक पर। ठीक है, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स मतलब सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के बारे में क्या वो पॉइंटर्स हैं जो हमको याद करने चाहिए, जो हमको समझने चाहिए। ठीक है, क्लियर है? कोई बात नहीं, क्लास नहीं ले पाए तो दोबारा बेटा जरूर लेना उस क्लास को। क्लास कभी मिस मत करना, ठीक है। और अगर कभी किसी कारण से मिस हो जाए तो उस क्लास को अटेंड जरूर करना बेटा, क्योंकि हर क्लास का अपना महत्व होता है और हम कई सारी चीजों को डिस्कस करते हैं। कई बार क्या होता है ना, आपकी क्लास एक बीच में छूट गई, अब कल को हो सकता है आपको कोई चीज समझ में ना आ रही हो और उसकी वजह ये हो कि आपने जब वो चीज बताई गई थी तब आपने क्लास को मिस कर दिया। तो क्लास जरूर अटेंड करना। चलो, मैं सबसे पहला केस पढ़ाता हूं आपको आज का। सबसे पहले केस का नाम है यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस एम मोहनन नायर। ये हमारा केस नंबर 5 है, ठीक है। यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस एम मोहनन नायर, ठीक है। और ये लेटेस्ट ही केस है, 2020 का ही केस है, ठीक है। आजकल देखो दोस्तों, ये भी होने लगा है, इस बात का भी ध्यान देना। ये बात वैसे आप लोग भी नोटिस कर रहे होंगे। कोशिश करो कि अपने आंसर्स के अंदर जितने लेटेस्ट केस डाल पाओ उतना डाल सको, उसकी भी अपनी एक वैल्यू होती है। कई बार आपने देखा होगा कि आप कुछ घिसे पिटे केसेस को याद कर लेते हो, पुराने पुराने केसेस 1960s के 70s के। देखो, अगर वो केसेस अथॉरिटीज हैं, मतलब बहुत बड़े ही केस हैं, तो उनको मेंशन करना ही पड़ेगा, दैट इज समथिंग विच इज डिफरेंट। बट अदरवाइज अगर आप कोई सिंपल सा पॉइंट रेफर कर रहे हो, किसी आर्टिकल को एक्सप्लेन कर रहे हो, ट्राई टू एक्सप्लेन इट विद द हेल्प ऑफ अ लेटेस्ट केस। और लेटेस्ट केस का मतलब अगर पिछले 4-5 साल के रेंज में हो तो बहुत बढ़िया। उससे फायदा ये होता है कि इंप्रेशन बहुत अच्छा पड़ता है एग्जामिनर की नजर में, उसको लगता है कि बच्चा जो है वो अप टू डेट है, चीजों के साथ वो अप टू डेट है। तो ये इस बात की भी अपना एक महत्व होता है, ठीक है। इस केस में क्या हुआ है, क्या सिनेरियो है, उसको समझा देता हूं। दोस्तों, हमारे भारतीय संविधान के अंदर एक आर्टिकल है, आर्टिकल 141,
आर्टिकल 141 जो क्या कहता है, लॉ डिक्लेयर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट, लॉ डिक्लेयर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट will be binding on all courts. Law declared by the Supreme Court will be binding on all courts. ये बोला जाता है आर्टिकल 141 के तहत। हाँ, अभी एंजॉय करेंगे, चिंता मत करो, ठीक है, अच्छे से कॉन्ग्रेचुलेट करेंगे, पहले पढ़ाई कर लो। आर्टिकल 141 क्या कहता है समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है इस बात को समझना, क्योंकि इंटरप्रेट किया गया है आर्टिकल 141 को ही इस जजमेंट के अंदर। लॉ डिक्लेयर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट विल बी बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स इन इंडिया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है कि अगर कोई भी केस के अंदर कोई भी फैसला लिया जाता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा और उसके अंदर कोई भी बात कही जाती है किसी भी कानून से संबंध में, तो वो जो बात होगी कानून की, वो एक प्रेसिडेंट की तरह काम करेगी। और प्रेसिडेंट की तरह काम करने का मतलब क्या है कि जितने भी हाई कोर्ट्स हैं या फिर हाई कोर्ट्स के अंदर जितने भी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं या ट्राइब्यूनल्स हैं, उन सभी लोगों को उस बात को मानना पड़ेगा, उस लॉ को फॉलो करना होगा। दैट इज द सिंपल प्रिंसिपल जो आर्टिकल 141 के अंदर काम करता है। अब इसको जब हम पढ़ते हैं तो कितनी आसानी से समझ में आ गया कि क्या सिचुएशन है। पर दोस्तों इस केस के अंदर एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठा, और वो महत्वपूर्ण मुद्दा क्या था कि क्या हर वो चीज, ध्यान से सुनना बच्चे इस बात को, क्या हर वो चीज, बेटा अगर आपस में बात करोगे तो मेरे को चैट ऑफ करनी पड़ेगी, अब आप बता दो, चैट ऑफ करवानी है। तो इसमें केस के अंदर मुद्दा ये उठा कि अगर कभी भी सुप्रीम कोर्ट ने कोई ऐसी बात कही है, ध्यान से सुनना बहुत, अगर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी कोई बात कही है जो जनरल इंपॉर्टेंस की नहीं है, मतलब इस तरीके की नहीं है जिससे कुछ भी कानूनी प्रेसिडेंट बनना चाहिए, पर कही सुप्रीम कोर्ट ने है, तो क्या ऐसी बात को भी हमें प्रेसिडेंट की तरह ट्रीट करना चाहिए या नहीं? क्योंकि आर्टिकल 141 में क्या लिखा है, लॉज डिक्लेयर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट विल बी बाइंडिंग। तो क्या वो ये वाली बातें भी लॉज की डेफिनेशन में गिरेंगी? सोचिए, समझ पा रहे हैं मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं? एक तरफ आर्टिकल 141 है जो कहता है कि सुप्रीम कोर्ट जो लॉ डिक्लेयर कर रहा है, मतलब जो बातों को हेल्ड कर रहा है किसी भी केस के अंदर, वो बाइंडिंग है सारे कोर्ट्स पर। दूसरी तरफ सवाल ये उठ रहा है, क्या हर वो चीज जो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है वो सारी की चीजें बाइंडिंग है या कुछ स्पेसिफिक चीजें बाइंडिंग है? और अगर कुछ स्पेसिफिक चीजें हैं तो उनका क्राइटेरिया क्या है? कैसे हम डिसाइड करेंगे कि कौन सी बात बाइंडिंग होगी या कौन सी बात बाइंडिंग नहीं होगी? और देखिए कितना इंटरेस्टिंग सवाल है, कितना महत्वपूर्ण सवाल है। अब देखिए इसका निवारण क्या है, इस केस के अंदर क्या बोला गया उसको समझने की कोशिश करिए। हमेशा रूल ये होगा कि अगर सुप्रीम कोर्ट कोई भी फैसला दे रहा है, सुनिएगा बहुत ध्यान से सुनिएगा, अगर सुप्रीम कोर्ट कोई भी फैसला दे रहा है और उस फैसले के साथ साथ अपने फैसले लेने की वजह भी बता रहा है, मतलब प्रॉपर एनालिसिस हो रखा है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किसी भी मुद्दे से संबंधित, तो वो एक ऐसा टॉपिक होगा जो प्रेसिडेंट की तरह लागू होगा सबके ऊपर, मतलब उसके ऊपर आर्टिकल 141 की बात अप्लाई होगी। पर अगर, ध्यान से सुनिएगा, अभी बस सुनिए, मैं सब लिख दूंगा बोर्ड पे, पर अगर सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी मैटर को समरी मैनर में डील किया है और कोई भी फैसला लिया है जिसके ऊपर उसने अपना दिमाग अप्लाई नहीं किया डिटेल में, मतलब एनालिसिस नहीं किया, कोई लीगल रीजंस वगैरह प्रोवाइड नहीं किए हैं, तो ऐसी चीजों को हम बाइंडिंग नहीं मानेंगे लोअर कोर्ट्स के ऊपर, हाई कोर्ट्स के ऊपर या फिर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के ऊपर। ठीक है, पहले नोट कर लो, फिर इसको और फर्दर इलैबोरेट करता हूं। ठीक है, एनी पॉइंट which is discussed
and analyzed by the Supreme Court and sufficient reasons are also provided with then Article 141 will apply. Otherwise not. कहने का मतलब क्या है कि अगर किसी भी मुद्दे को, अगर किसी भी पॉइंट को, चाहे वो कानून से जुड़ा हो, देखो 99% केसेस में तो वो कानून से जुड़ा होगा, कुछ केसेस में वो फैक्चुअल भी हो सकता है, पर कोई भी मुद्दा है अगर सुप्रीम कोर्ट ने उसे डिटेल में एनालाइज किया है, उसके मेरिट्स को कंसीडर किया है और फिर कोई फैसला लिया है और फैसले के पीछे की जो वजहें हैं वो भी बताई हैं, तो ये एक ऐसी परिस्थिति होगी जिसके ऊपर सेक्शन 141 अप्लाई हो जाएगा। मतलब वो जो फैसला होगा और वो जो लॉजिक लगाया होगा सुप्रीम कोर्ट ने, दैट विल अप्लाई एज अ प्रेसिडेंट। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर आप कोई भी जजमेंट पढ़ते हो, कोई भी जजमेंट पढ़ते हो, तो हम जजमेंट के अंदर दो चीजें पढ़ते हैं बच्चे। एक तो होता है कि कोर्ट ने फैसला क्या लिया है, डिसीजन, वो तो बाइंडिंग होता ही है सबके ऊपर, और दूसरा होता है जिसको हम बोलते हैं रेशियो डिसिडेंडी या फिर रेशियो बोल लो केवल, जिसके अंदर कोर्ट डिस्कस कर रहा होता है लॉ को और एक्सप्लेन कर रहा होता है कि किस तरीके से वो लॉ को इंटरप्रेट कर रहा है, एनालाइज कर रहा है और फैसला दे रहा है, उसी को रीजन के तौर पर रेफर किया जा रहा है यहां पर। तो अगर ऐसा है तो वो जो भाग है जहां पे लॉ एनालाइज हो रहा है, जहां पे वजह बताई जा रही है और जहां पे वो फैसला लिया जा रहा है, उसके ऊपर आर्टिकल 141 अप्लाई होगा और वो प्रेसिडेंट की तरह काम करेगा। मतलब कोई भी कोर्ट कुछ भी ऐसा फैसला नहीं ले सकता है या कोई भी ऐसी बात या ऑब्जर्वेशन नहीं दे सकता है अपने जजमेंट के अंदर जो उस रेशियो के खिलाफ जाए या उस फैसले के खिलाफ जाए। ऐसा करने की पावर केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट के पास ही है, वही अपने फैसलों के खिलाफ जा सकता है आगे। ठीक है, पर अगर मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट के सामने कोई मुद्दा उठा पर सुप्रीम कोर्ट ने उस मुद्दे को ज्यादा डिटेल में डील नहीं किया है, ज्यादा अच्छे से एनालिसिस नहीं किया है, उसे ऊपरी ऊपरी तौर पर डील करके खत्म किया है मामला, ठीक है, मतलब सफिशिएंट रीजंस प्रोवाइड नहीं करें। ऐसा कई बार आपने देखा होगा, जैसे कभी कभी आप ऐसे केसेस देखोगे कि कोई एक ही केस है जिसमें 3 पॉइंट अराइज हो रहे हैं, तो हो सकता है सुप्रीम कोर्ट ने एक पॉइंट को बहुत अच्छे से डील किया हो, दूसरे पॉइंट को बहुत अच्छे से डील किया हो, पर शायद तीसरे को नहीं किया हो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को लगा हो कि किसी भी कारणवश वो तीसरे पॉइंट पे डिटेल में जाना जरूरी नहीं है। ऐसा कई बार होता है। तो वो जो तीसरा पॉइंट हुआ हमारे एग्जाम्पल में, वो एक ऐसा पॉइंट है जो 141 के अंदर कवर नहीं होगा, क्योंकि सच में वो एक ऐसा पॉइंट है जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने अभी अपना दिमाग लगाया नहीं है। तो हो सकता है कि उस पॉइंट के बारे में भी सुप्रीम कोर्ट कोई ना कोई ऑब्जर्वेशन दे। मानो सुप्रीम कोर्ट बोले कि ऐसी सिचुएशन में जो है हम ये होल्ड करते हैं कि ये व्यक्ति लायबल नहीं होगा, फॉर एग्जाम्पल सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बोला है, पर उसके पीछे कोई भी एनालिसिस नहीं है, तो ये वाला पॉइंट वुड नॉट फॉल अंडर आर्टिकल 141। तो कल को अगर हाई कोर्ट को कोई दूसरा ओपिनियन लेना है किसी दूसरे केस में ऐसे मुद्दे के बारे में, तो वो ले सकता है, क्योंकि दैट इज नॉट समथिंग विच इज फॉलिंग अंडर आर्टिकल 141। आई बात समझ में? एक बार चैट बॉक्स में बताओ कि मैं जो बोल रहा हूं वो सेंस बना रहा है आप लोगों को। हाँ, वो बाइंडिंग होगी। देखो पहचान क्या है, वही कि अच्छे से एनालाइज किया है या नहीं, सफिशिएंट रीजन प्रोवाइड कर रहे हैं, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने अपना दिमाग लगाया है या नहीं। केवल जिन मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट अपना दिमाग लगाता है, उसको एनालाइज करता है, उसके रीजंस प्रोवाइड करता है, ओनली दैट फॉल अंडर आर्टिकल 141, नॉट एवरीथिंग, हर चीज नहीं जो सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है बैठ के। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया?
अब ये सेक्शन 11 कहां से आ गया बेटा? अभी बस आर्टिकल 141 की बात हो रही है। क्लियर? चलो, अब इसके बाद दोस्तों अगला जजमेंट जो हम लोगों को पढ़ना है उसका नाम है एम सिद्दीक वर्सेस सुरेश दास। एम सिद्दीक वर्सेस सुरेश दास, बहुत बढ़िया जजमेंट है। इसके अंदर भी एक बढ़िया पॉइंट निकल के आता है। ये हमारा 6th जजमेंट हो गया, एम सिद्दीक वर्सेस सुरेश दास। ठीक है, और ये भी जजमेंट लेटेस्ट है, 2020 का ही है दोस्तों, 2020 सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। और देखो इसके अंदर मुद्दा क्या उठा है, इसके अंदर मुद्दा उठा है आर्टिकल 142 का, आर्टिकल 142, आर्टिकल 142 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। याद है किसी को आर्टिकल 142 क्या कहता है? डू यू रिमेंबर आर्टिकल 142 के अंदर हम लोगों ने क्या पढ़ा था? याद करो। आर्टिकल 142 के अंदर सुप्रीम कोर्ट को एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई गई है, बहुत इंपॉर्टेंट पावर दी गई है कि वो किसी भी केस में, बिल्कुल सही बच्चों, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, कि वो किसी भी केस में, ध्यान से सुनिएगा, कि वो किसी भी केस में कंप्लीट जस्टिस करने के लिए, कंप्लीट जस्टिस करने के लिए कोई भी ऑर्डर जारी कर सकता है, जो भी ऑर्डर जारी करना उसे ठीक लगे। द पर्पस इज टू एंश्योर कंप्लीट जस्टिस। अब दोस्तों आपको इस आर्टिकल को पढ़कर ऐसा लग रहा होगा कि ये तो बड़ी नॉर्मल सी चीज है, बहुत ही सिंपल सी सिचुएशन है, सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि वो न्याय करने के लिए जो उसको ठीक लगे वो कर सकता है, उसमें क्या कॉमन सेंस है। पर दोस्तों इतना आसान नहीं है। कोई भी न्यायालय हो, कोई भी कोर्ट ऑफ लॉ हो, कोई भी जुडिशियल सिस्टम हो, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल पे काम करता है बेटा, और वो प्रिंसिपल होता है सर्टेनिटी ऑफ लॉ। वो प्रिंसिपल होता है सर्टेनिटी ऑफ लॉ। सर्टेनिटी ऑफ लॉ मतलब कानून की निश्चितता। मतलब हर एक व्यक्ति को जो किसी भी न्यायालय के सामने जा रहा है उसे पता होना चाहिए कि जिस मुद्दे को वो लेके गया है कानून के सामने, कोर्ट के सामने, वो जो कोर्ट ऑफ लॉ है उसके बारे में क्या ऑर्डर जारी कर सकता है, क्या रिलीफ दे सकता है या क्या नहीं दे सकता है। और दोस्तों यही वजह है कि हमारे देश के अंदर इतनी डिटेल में प्रोसीजर बताया गया है। अगर आप क्रिमिनल प्रोसीजर की बात करो तो सीआरपीसी देखो कितना डिटेल्ड है, ऐसे ही अगर सीपीसी की बात करो तो कितना डिटेल्ड है। क्यों बनाए इतने डिटेल्ड प्रोसीजर्स, आपने कभी सोचा है क्यों बनाए? इसी सर्टेनिटी ऑफ लॉ के लिए, जिससे कि हर एक कोर्ट को पता हो कि उसकी क्या पावर्स हैं और क्या लिमिटेशंस हैं। इसी तरीके से हर एक व्यक्ति को पता हो कि किसी भी कोर्ट के जिसके सामने वो जा रहा है उसकी क्या पावर्स हैं, क्या लिमिटेशंस। वरना तो हम सिंपल से एक लाइन लिख देते ना किसी भी प्रोसीजर कोर्ट की किताब के अंदर कि कोर्ट हर वो चीज कर सकेगा जो उसे ठीक लगता है न्याय में, न्याय करने के लिए, बस ये एक लाइन लिख के छोड़ देते। क्यों हम इतना डिटेल में जाते कि व्हाट आर द पावर्स ऑफ द हाई कोर्ट, व्हाट आर द पावर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, व्हाट आर द काइंड्स ऑफ जुडिक्शन। क्यों हमको इतनी मेहनत करनी थी? अगर हम लोगों को जस्टिस ही एंश्योर करना है तो पहले जमाने में होता था ना कि राजा कुछ भी कर सकता है जो भी उसको ठीक लगे न्याय करने के लिए, तो बस एक लाइन लिख देते। वो लिखना पड़ा हमको इतना डिटेल में प्रोसीजर क्योंकि हमको सर्टेनिटी ऑफ लॉ चाहिए, इसलिए ये बहुत जरूरी होता है। और कोई भी सभ्य देश होगा आप वहां पे ये बात देखोगे कि जितना कानून निश्चित है उतना ही वहां का बेहतर सिस्टम है। वो डिस्क्रेशन कम से कम देने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बच्चे क्या होता है ना, मैं बताऊं आपको प्रॉब्लम क्या है डिस्क्रेशन के साथ। न्याय कोई एक मैथमेटिक्स का आंसर नहीं है कि आपने 2+2 कर दिए तो 4 ही हो जाएंगे और वो न्याय ही होगा, ऐसा नहीं है। न्याय ना एक बहुत ही सब्जेक्टिव सा टॉपिक है। आपके हिसाब से क्या न्याय होगा वो जरूरी नहीं है बेटा मेरे हिसाब से न्याय हो। जो मेरे हिसाब से न्याय होगा वो बेटा जरूरी नहीं है किसी तीसरे इंडिविजुअल के हिसाब से न्याय हो।
इसलिए हम कोर्ट्स ऑफ लॉ को भी, भले ही उनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, बहुत ज्यादा डिस्क्रेशन नहीं देते हैं इन मामलों में और कहते हैं कि जो भी कुछ करें वो कानूनी प्रक्रिया के अनुसार करें और कानूनी प्रक्रिया के अंदर रहते हुए ही, उन लिमिटेशंस के अंदर रहते हुए ही न्याय करने की कोशिश करें। पर फिर आता है आर्टिकल 142, जो इतनी बड़ी बात एक ब्लैंक सिचुएशन में कह देता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट चाहे तो, ध्यान से सुनिए, देखिए भाषा में ही देखिए कितना बड़ा डिस्क्रेशन है सुप्रीम कोर्ट के पास, कि अगर सुप्रीम कोर्ट चाहे तो वो कोई भी डिसीजन, कोई भी ऑर्डर, कोई भी डायरेक्शन जारी करेगा जो भी उसको जरूरी लगेगी न्याय करने के लिए। दैट मीन्स सुप्रीम कोर्ट किसी भी प्रोसीजरल लॉ, किसी भी सब्सटैंटिव लॉ के बियॉन्ड जा सकता है, बशर्ते वो न्याय करने के लिए ऐसा कर रहा हो। अब दोस्तों हमारा सर्वोच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है, तो इतना तो भरोसा हम लोग उसके ऊपर कर ही सकते हैं कि अगर हम उसको डिस्क्रेशन दे रहे हैं तो वो उसको अच्छे से ही एक्सरसाइज करेगा। इतना तो हमें भरोसा रखना पड़ेगा। क्यों रखना पड़ेगा? क्योंकि एक परेशानी है प्रोसीजर की, एक प्रोसीजर की बहुत बड़ी परेशानी है कि नो डाउट सर्टेनिटी ऑफ लॉज के बहुत फायदे होते हैं, हर चीज अगर लिखी हुई हो तो बहुत अच्छा है, पर कभी कभी जब हम ज्यादा स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं ना प्रोसीजर को, तो वो जस्टिस के रास्ते में भी आ जाता है, न्याय के आड़े में भी आ जाता है। जैसे कई बार आपने मूवीज में देखा होगा कि जज साहब बोल रहे होते हैं कि कानून के हाथ बंधे हुए हैं, कानून को अपनी प्रक्रिया के अनुसार ही चलना पड़ेगा, मुझे दिख रहा है कि क्या सही है क्या गलत है, पर फिर भी मैं उसके बारे में कुछ बहुत ज्यादा कर नहीं पाऊंगा क्योंकि मैं कानून के द्वारा बंधा हुआ हूं, मैं वही कर सकता हूं जो कानून मेरे को करने की परमिशन देता है। इससे सबसे बड़ी दिक्कत यही आती है कि जब हम बहुत ज्यादा प्रोसीजर फॉलो करते हैं तो कभी कभी हम चाह के भी न्याय को नहीं कर पाते हैं। दैट इज द रीजन कि आर्टिकल 142 के अंदर सुप्रीम कोर्ट को एटलीस्ट इतना लीवे दिया हुआ है कि अगर कभी ऐसा जरूरत लगे तो वो इस पावर को एक्सरसाइज कर दे और कंप्लीट जस्टिस कर दे। ठीक है, अब आती है आखिरी बात पे, और वो आखिरी बात ये है कि चलो सुप्रीम कोर्ट को आपने दे दिया ये डिस्क्रेशन, पर सुप्रीम कोर्ट को ये समझना होगा कि ये जो डिस्क्रेशन है या फिर ये जो पावर है आर्टिकल 142 की, ये लास्ट रिजॉर्ट होना चाहिए। लास्ट रिजॉर्ट का मतलब क्या है? सुप्रीम कोर्ट को पहले तो हमेशा यही कोशिश करनी है कि वो पार्टीज को वही रिलीफ दे या फिर ऐसे ही आदेश जारी करे किसी भी केस के संबंध में जो कानून के अनुसार हैं, जो कहीं ना कहीं लिखित रूप में दिए गए हैं। और जब उसके सामने ये क्लैरिटी आ जाए कि हम अगर प्रक्रिया के हिसाब से चले और प्रक्रिया से अगर बंधे रहे तो न्याय हो ही नहीं पाएगा, ओनली इन दोज सिचुएशंस, only in those situations the Supreme Court must exercise its power under Article 142। मतलब जब नॉर्मल कानून के अंदर न्याय देना मुमकिन ना हो, केवल तब ही तब आर्टिकल 142 का इस्तेमाल किया जाए, ना कि आर्टिकल 142 को आप ऐसे इस्तेमाल करने लगो कि कानून जाए भाड़ में, प्रोसीजर जाए भाड़ में, मेरे को तो जो ठीक लगेगा न्याय के नाम पर मैं वो करूंगा। और यही बैलेंस हमको सिखाने की कोशिश करता है हमारा ये जजमेंट जिसका नाम है एम सिद्दीक वर्सेस सुरेश दास। ये कहता है कि ये जो शब्द इस्तेमाल किए गए ना आर्टिकल 142 में, नेसेसरी फॉर डूइंग कंप्लीट जस्टिस, नेसेसरी, नेसेसरी फॉर डूइंग कंप्लीट जस्टिस। तो ये जो नेसेसरी शब्द है ना, ये कौन से प्रिंसिपल पे आधारित है? नेसेसिटी के प्रिंसिपल पे। मतलब जब जरूरत हो, केवल और केवल जब जरूरत हो, आप तब आर्टिकल 142 का इस्तेमाल करो। ऐसा नहीं कि केस आया, आपने देखा ही नहीं कि आप क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते और आप जंप कर गए आर्टिकल 142 के ऊपर और आपने डायरेक्शंस और ऑर्डर जारी करना शुरू कर दिया। ओनली व्हेन इट इज नेसेसरी और ओनली व्हेन इट इज अ लास्ट रिजॉर्ट, मतलब उसके अलावा इट वुड नॉट बी पॉसिबल कि न्याय किया जा सके। और इस प्रोविजन को स्ट्रिक्टली इंटरप्रेट करना है, खासकर इस शब्द को। तो जरूरी भी होना चाहिए जो कदम लिया जा रहा है और वो कंप्लीट जस्टिस करने के लिए भी होना चाहिए।
न्याय का सीधा रिश्ता हो उस नेसेसिटी से, सीधा रिश्ता होना चाहिए। ये दोनों ही चीजें जब किसी केस में सेटिस्फाई होंगी दोस्तों, तभी सुप्रीम कोर्ट कदम आगे बढ़ाएगा। आई बात समझ में? अब मैं लिखवा दूं एक पैरा, नोट कर लोगे? चल, द सुप्रीम कोर्ट मस्ट एक्सरसाइज its powers under Article 142 only when it is absolutely necessary to do complete justice in a particular case. It should be kept as a last option when everything else has failed to render justice. समझ में आ गया? सुप्रीम कोर्ट को इस पावर को एक्सरसाइज करना चाहिए आर्टिकल 142 के अंदर केवल तब जब ये बिल्कुल जरूरी हो और केवल कंप्लीट जस्टिस करने के लिए ही, और इसको हमेशा एक लास्ट ऑप्शन के तौर पर रखना चाहिए जब बाकी सब कुछ फेल हो जाए जस्टिस को करने के लिए, न्याय को देने के लिए। लिख लिया? समझ में आ गया? एक बार चैट बॉक्स में वाई टाइप करो। क्लियर है? एम सिद्दीक वर्सेस सुरेश दास, आर्टिकल 142 लिखोगे तो इसका रेफरेंस दे लोगे आसानी से। समझ में आ गया? हाँ, बहुत बड़ी अथॉरिटी है और इसको साइट करना ही करना है बेटा। ठीक है? क्लियर है? लास्ट लाइन लिखिए बेटा, इट शुड बी केप्ट एज अ लास्ट ऑप्शन व्हेन एवरीथिंग एल्स हैज फेल्ड टू रेंडर जस्टिस। तो आखिरी ऑप्शन की तरह इस्तेमाल करना है। ठीक है? आखिरी ऑप्शन की तरह। चलिए, अब इसके बाद बढ़ते हैं दोस्तों हमारे अगले केस पर, जिसका नाम है गारमेंट क्राफ्ट। ये आखिरी केस है हमारे जुडिशरी के टॉपिक पर, गारमेंट क्राफ्ट वर्सेस प्रकाश चंद गोयल। इसको करते हैं। गारमेंट क्राफ्ट वर्सेस प्रकाश चंद गोयल। और दोस्तों ये भी जजमेंट लेटेस्ट ही है और ये 2022 की जजमेंट है। अब इसके अंदर जो मुद्दा उठा है उसको समझने की कोशिश करते हैं। आप सभी को पता होगा कि मैंने आपको हाई कोर्ट के संबंध में एक आर्टिकल पढ़ाया था, आर्टिकल 227। आर्टिकल 227 जो हमारे हाई कोर्ट की सुपरवाइजरी जुडिक्शन की बात कर रहा था, सुपरवाइजरी जुरिस्डिक्शन की बात कर रहा था। याद है कि भूल गए? हाँ, फ्राइडे को ही पढ़ा है, याद है? है ना? देखो, आर्टिकल 227 के अंदर हमने पढ़ा था कि हाई कोर्ट की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि उसके सबऑर्डिनेट जो भी कोर्ट्स हैं उस राज्य के अंदर, वो ये एंश्योर करे कि वो सही से फंक्शन करे। और सही से फंक्शन करने का मतलब क्या है? प्रक्रिया के हिसाब से चले, कानून के हिसाब से चले, भारतीय संविधान के हिसाब से चले।
और यही जिम्मेदारी किसको दी गई है? हाई कोर्ट को दी गई है। तो हाई कोर्ट नियम कानून बनाता है ये सुनिश्चित करने के लिए कि कोई भी कोर्ट ऑफ लॉ है वो उन नियम कानून के अनुसार ही चलेगा और किसी भी केस में अपनी जुरिसडिक्शन को वायलेट नहीं करेगा या उसके बियॉन्ड नहीं जाएगा। मतलब जो प्रक्रिया है उसके हिसाब से ही चलने की कोशिश करेगा। सही बात है यहां तक? अब देखिए इसके आगे की सिचुएशन जो इस केस के अंदर बात उठ रही है उसको समझाने की कोशिश करता हूं। दोस्तों, हमारे देश के अंदर वैसे तो देखो फेडरल सिस्टम काम करता है। जैसे कि अगर हम लेजिस्लेचर की बात करें या एग्जीक्यूटिव की बात करें तो हमारे यहाँ फेडरल सिस्टम है। जैसे लेजिस्लेचर के लिए, केंद्र के लिए कानून बनाने में पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट कानून बनाती है केंद्र का। राज्यों के कानून बनाने के लिए हमने स्टेट लेजिस्लेचर्स बना रखी हैं। सही बात है। ऐसे अगर एग्जीक्यूटिव पावर की बात करें तो केंद्र के लिए केंद्रीय सरकार बैठी हुई है जो एग्जीक्यूटिव पावर को फंक्शन करती है प्रेसिडेंट के थ्रू। राज्यों के लिए राज्य सरकार बैठी हुई है जो अपने एग्जीक्यूटिव पावर को एक्सरसाइज करती है गवर्नर साहब के थ्रू। पर दोस्तों, आपने कभी सोचा जुडिशरी की तीन तीन विंग्स है ना, तीन पिलर्स हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। जुडिशरी में कहां पे आपको फेडरलिज्म देखने को मिलता है? मतलब अगर मैं आपसे आसान से सवाल पूछूं कि क्या इंडियन जुडिशरी एक फेडरल जुडिशरी है, तो उसका जवाब हाँ होगा या ना होगा? बताओ, यस या नो बताओ। क्या इंडियन जुडिशरी एक फेडरल जुडिशरी है या फिर यूनिटरी जुडिशरी है? क्योंकि हम कंट्री तो एक फेडरल कंट्री है, बोलते हैं अपने आप को कि हमें लोग एक फेडरल कंट्री है। तो इंडियन जुडिशरी फेडरल है कि यूनिटरी है? क्योंकि हम भी तो एक पिलर है ना, हम भी तो काउंट होंगे कि हम नहीं होंगे? हम भी तो होंगे। अच्छा, कुछ बच्चे बोल रहे हैं फेडरल है पर ज्यादातर बच्चे बोल रहे हैं यूनिटरी है। अच्छा, कुछ बच्चे बोल रहे हैं क्वासी फेडरल है। देखो, हमारे देश के अंदर जो जुडिशियल सिस्टम है वो दोस्तों यूनिटरी सिस्टम फॉलो करता है। यूनिटरी सिस्टम फॉलो करने का मतलब क्या है? हमारे यहां केवल एक ही लाइन है ऊपर से नीचे तक। किस तरीके से फंक्शन करता है जुडिशियल सिस्टम? सबसे ऊपर टॉप पे रहता है सुप्रीम कोर्ट, ठीक है? और उस सुप्रीम कोर्ट के अंदर रहते हैं कई सारे हाई कोर्ट्स, ठीक है? और इन हाई कोर्ट्स के अंदर रहते हैं कई सारे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। ठीक है? ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट अलग लेवल पे काम कर रहा है या केंद्र के कानून के लिए काम कर रहा है या फिर हाई कोर्ट अलग लेवल पे काम कर रहा है या राज्य के कानून के लिए काम कर रहा है। ऐसा नहीं है दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट भी हर कानून के संबंध में है, फिर वो चाहे पार्लियामेंट ने बनाया हो चाहे स्टेट लेजिस्लेचर ने बनाया हो। हाई कोर्ट भी हर कानून के लिए है, फिर वो चाहे पार्लियामेंट ने बनाया हो चाहे स्टेट लेजिस्लेचर ने बनाया हो। इसी तरीके से सबऑर्डिनेट कोर्ट भी हर कानून के लिए। इसलिए ये एक यूनाइटेड सिस्टम है, यूनाइटेड सिस्टम है। और किस तरीके से बनाया गया है? हर एक सुप्रीम, मतलब हर एक, क्या एक ही सुप्रीम कोर्ट है? सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी है ये सुनिश्चित करना कि सारे हाई कोर्ट सही से काम करें। इसलिए याद करो, हम लोगों ने जब अपॉइंटमेंट डिस्कस किया तो क्या देखा था हम लोगों ने? कि सुप्रीम कोर्ट का कलेजियम अपॉइंट कर रहा था हाई कोर्ट के जजेस को। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी है ये एंश्योर करना कि सारे हाई कोर्ट सही से फंक्शन करें, ठीक है? सारे हाई कोर्ट्स की ये जिम्मेदारी है कि उनके अंदर जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स आ रहे हैं वो सही से फंक्शन करें। तो जितनी भी सुप्रीम कोर्ट की अकाउंटेबिलिटी बनती है हाई कोर्ट्स के ऊपर, हाई कोर्ट्स की सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के ऊपर, ठीक है? अब इसी तरफ एक आर्टिकल है, आर्टिकल 227, जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, जो हाई कोर्ट को सुपरवाइजरी पावर दे रहा है कि वो अपनी उस जिम्मेदारी को अच्छे से निभाए। उसकी जो जिम्मेदारी है भारतीय संविधान के अनुसार उसको अच्छे से निभाए, मतलब सबऑर्डिनेट कोर्ट्स का ध्यान रखे, एंश्योर करे कि उसके राज्य में जस्टिस रेंडर हो। पर इसमें एक कन्फ्लिक्ट हो सकता है दोस्तों, कन्फ्लिक्ट की स्थिति कभी कभी बन जाती है। अब दोस्तों, वो जो लोअर कोर्ट्स हैं, जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं, जो किसी हाई कोर्ट के अंदर काम कर रहे हैं, दोस्तों उनकी भी अपनी एक इंडिपेंडेंस है।
उनका भी अपना एक डिस्क्रेशन है, उनका भी अपना एक एक्सपीरियंस है। तो मान लीजिए, ध्यान से सुनिएगा, मान लीजिए अगर किसी भी मुद्दे के अंदर कोई भी लोअर कोर्ट, कोई भी सबऑर्डिनेट कोर्ट अपने डिस्क्रेशन को एक्सरसाइज कर रहा है और कोई फैसला ले रहा है, अगर इस सिचुएशन में हम लोग हाई कोर्ट्स को ये परमिशन दे देंगे कि वो इंटरफेयर कर सकते हैं उसके अंदर, तो आपको नहीं लगता ये गलत होगा सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के साथ? देखो, जुरिस्डिक्शन में इंटरफेयर करना एक बात है, और वो जो डिसीजन दिया गया है लोअर कोर्ट के द्वारा उसे चैलेंज करना और अपील के अंदर बदलना वो अलग चीज है, वो तो प्रक्रिया का पार्ट है। अगर सबऑर्डिनेट कोर्ट ने कुछ गलत किया भी है तो पार्टी अपील फाइल करे और हाई कोर्ट के सामने जाए, और हाई कोर्ट को लगता है जो भी गलती हुई है उसको करेक्ट कर दे। एटलीस्ट जब कोर्ट एक्सरसाइज कर रहा है उस जुरिडिक्शन को, जब सबऑर्डिनेट कोर्ट उस मुद्दे को देख रहा है, उस मुद्दे का फैसला कर रहा है, उस समय पे तो किसी प्रकार का इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। एटलीस्ट ये हम लोग एंश्योर करना चाहिए हम लोगों को। जरूरी है ना। अब आप ही सोचो कि आपका बॉस हो, आप नीचे काम कर रहे हो, आप कुछ गलत करो, उसके खिलाफ या उसकी वजह से आपको डांट पड़े, कल को आपकी शिकायत हो जाए, तो वो बात अलग है। पर हर जो चीज आप कर रहे हो, बॉस आपका कंधे पे ही बैठा देखता रहे कि आप क्या कर रहे हो और इंटरफेयर करने लगे जब भी पॉसिबल हो, आपको क्या लगता है? दैट वुड नॉट बी अ रियल सिचुएशन ना। फिर तो कोई इंडिपेंडेंस, कोई लिबर्टी रहेगी ही नहीं हमारे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के पास। एंड दैट इज द रीजन इस जजमेंट के अंदर इसी बात को डिस्कस किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि याद रखो, सुपरवाइजरी जुडिक्शन दी है तो उसका एक स्पेसिफिक पर्पस है, और वो स्पेसिफिक पर्पस है ये सुनिश्चित करना कि जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं वो अपने काम को अच्छे से करें। इसका मतलब ये नहीं है कि हर पॉसिबल सिनेरियो में अगर कोई छोटी मोटी गलती भी हो गई, या सबऑर्डिनेट कोर्ट कोई ऐसा ओपिनियन ले रहा है जो हाई कोर्ट के ओपिनियन के खिलाफ जा रहा है, या हाई कोर्ट का कुछ और सोचना है उस मुद्दे के बारे में, तो उसमें कूद पड़े और इंटरफेयर करें। और बहुत महत्वपूर्ण बात की गई इस केस के अंदर कि जो पावर है आर्टिकल 227 के अंदर, इट मस्ट बी एक्सरसाइज स्पेरिंगली। एक्सरसाइज्ड स्पेरिंगली। स्पेरिंगली का मतलब कभी कभार। स्पेरिंगली का मतलब कभी कभार, जब ऐसा करना जरूरी हो जाए। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, सबऑर्डिनेट कोर्ट कोई ऐसा फैसला सुना रहा है जिस फैसले को सपोर्ट करने के लिए कोई रीजन ही नहीं है, कोई ऐसी तरफ झुक रहा है जिस चीज को सपोर्ट करने के लिए कोई एविडेंस ही नहीं है। मतलब ऐसी चीजें जो एक्सप्लिसिट तौर पर ऑन देयर फेस गलत है, जिनका कोई जस्टिफिकेशन हो ही नहीं सकता है, तो यहां पे एक्सरसाइज करनी है आपको अपनी सुपरवाइजरी जुडिक्शन। आप सुपरवाइजरी जुडिक्शन को वहां पे एक्सरसाइज मत करो कि सबऑर्डिनेट कोर्ट का कुछ सोचना है किसी मुद्दे के बारे में और आपका कुछ सोचना है, इसलिए आप इंटरफेयर कर दे रहे हो। देखो, कोई भी दोस्तों 4 फैक्ट्स होंगे, ये बहुत पॉसिबल है कि उन 4 फैक्ट्स के बारे में आपका कुछ और सोचना होगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग कुछ और होगी, मेरी अंडरस्टैंडिंग कुछ होगी। वो नॉर्मल सी बात है, हर एक व्यक्ति अपने हिसाब से सोचता है, अपने हिसाब से फैसला लेता है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको सुपरवाइजरी जुडिक्शन एक्सरसाइज नहीं करनी। आपको तब करना है जब सबऑर्डिनेट कोच कुछ ब्लेंटेंटली गलत कर रहा हो, कुछ ऐसा कर रहा हो कि ऑन द फेस ऑफ इट लग रहा है कि ये क्या है, देयर कैन बी नो जस्टिफिकेशन फॉर दैट। उसके लिए बनाई गई है सुपरवाइजरी जुडिक्शन। ठीक है, लुक दे रहा हूं, नोट करना। दी supervisory jurisdiction, the supervisory jurisdiction as provided to the high courts under article 227 must be exercised sparingly
and only in the cases of blatant injustice, difference of opinion about a topic can never be a reason for interfering with the functioning of the subordinate courts. इसका मतलब क्या हुआ कि जो सुपरवाइजरी जुरिसडिक्शन दी गई है हाई कोर्ट को, वो कभी कभार ही इस्तेमाल करनी चाहिए, और तभी इस्तेमाल करनी चाहिए जब ब्लेटेंट जस्टिस हो रहा हो, मतलब ऑन द फेस ऑफ इट लग रहा हो कि अन्याय कर रहा है कोर्ट ऑफ लॉ। कभी भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन की आपकी राय कुछ है और उस कोर्ट की राय कुछ है, आधार नहीं हो सकती इंटरफेयर करने के लिए लोअर कोर्ट्स के फैसलों के साथ, उनकी प्रक्रियाओं के साथ, क्योंकि उसके लिए प्रावधान बनाया गया है। अगर आपका डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है तो जब अपील आएगी आपके पास तो आप फैसला बदल देना, बट यू कांट इंटरफेयर यूजिंग आर्टिकल 227। ठीक है, ब्लेटेंट, BLATANT, ब्लेटेंट इनजस्टिस। ठीक है बेटा, जुडिशरी यूनिटरी है, कितनी बार बोला, यूनिटरी है। हाँ चलो ठीक है, समझ में आ गया। एक बार चैट बॉक्स में वाई टाइप करो। क्लियर, समझ में आ गया ये जजमेंट? विद द फंक्शनिंग ऑफ द सबऑर्डिनेट कोर्ट। जब मैं बोल रहा होता हूं तो सुनते नहीं हो क्या? साथ के साथ लिखा करो, जब मैं लिख रहा हुआ करूं तभी उसके साथ साथ लिखने की कोशिश किया करो। ठीक है, चलो क्लियर। चलो इसी के साथ हमारे टोटल 11 केसेस हो गए बच्चे जुडिशरी के टॉपिक पर। 7 केसेस ये हो गए और 4 केसेस हमने अपॉइंटमेंट के बारे में पढ़े थे, तो टोटल 11 केसेस का हमारा जो सब्जेक्ट मैटर है वो कंप्लीट हो गया है। अब इन केसेस को आप अच्छे से नोट कर लेना, और जब भी मौका मिले, ठीक है, मौके का इंतजार नहीं करना होता है, मौका ढूंढना होता है, जब भी मौका मिले गो फॉर इट। और देखो बच्चे, केवल केस लिखना नहीं होता है। जैसे कभी कभार बच्चे बड़ा वो रखते हैं कि सर आपने फैक्ट कितने लिखे हैं, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट नहीं होती हैं। ठीक है, जब आप मेंस का पेपर लिखते हो ना, दीज आर थिंग्स विच आर नॉट इंपॉर्टेंट। मेंस के आंसर में आपको केवल लिखना होता है कि आप किसी डिसीजन को क्यों लिख रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, मैं कोई भी डिसीजन साइड कर रहा हूं तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं उस डिसीजन के माध्यम से, आपको वो लिखना होता है, और वो अच्छे से लिखो। वो पॉइंट डिलीवर होना चाहिए, एग्जामिनर को समझ में आना चाहिए कि आपने क्यों लिखा था ये केस, और किस इस केस के अंदर क्या बात कही गई। ठीक है, तो ये भी एक कला है, तभी कहता हूं आंसर राइटिंग करो, उससे ये कला आएगी आपके पास। ठीक है, अब चलता हूं आपको लेके सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के ऊपर। छोटा सा टॉपिक है सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, उसमें कुछ बहुत ज्यादा नहीं है, छोटे छोटे पॉइंटर्स हैं, उनको फटाफट से नोट कर लेंगे। ठीक है, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, और इसकी जो चर्चा है वो आर्टिकल 233 के अराउंड शुरू हो जाती है, और बहुत ही बेसिक बात है, कुछ नहीं करना है, पॉइंट बाय पॉइंट नोट करते चलना। ठीक है, जो पॉइंट मैं बताऊंगा उसको समझाऊंगा और उसको नोट कर लेना आप सभी लोग। देखो, सबसे पहली बात तो है अपॉइंटमेंट वगैरह के संबंध में। जो भी अपॉइंटमेंट्स हैं या जो भी पोस्टिंग वगैरह हैं, जो भी प्रमोशन वगैरह हैं किसी भी व्यक्ति की,
डिस्ट्रिक्ट जज के तौर पर किसी भी स्टेट के अंदर वो कौन करता है? गवर्नर। कौन करता है? गवर्नर। और गवर्नर किससे कंसल्ट करता है? हाई कोर्ट से। जो भी उस स्टेट का हाई कोर्ट होता है उससे कंसल्ट करता है। ठीक है, देखो जजेस, नोट कर लेना बेटा, साथ के साथ लेते चलो। जजेस ऑफ द सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, subordinate courts are appointed by the governor। ठीक है, ये अगर क्वेश्चन आ जाए तो एमसीक्यू में याद रखना, आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नर आफ्टर कंसल्टेशन, आफ्टर कंसल्टेशन with the, आफ्टर कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट। तो जिस भी राज्य के सबऑर्डिनेट कोर्ट्स की बात हो रही है, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स का मतलब क्या होता है? जैसे कि डिस्ट्रिक्ट जज, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का लेवल हो गया, उसके नीचे सिविल कोर्ट्स हो गए, ये सारे होते हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट का लेवल और डिस्ट्रिक्ट के नीचे के जितने भी लेवल हैं ये सब सबऑर्डिनेट कोर्ट्स कहलाते हैं। तो इसमें बैठने वाले जो भी जजेस हैं दे आर अपॉइंटेड। हाँ, क्रिमिनल साइड बोलोगे तो सेशन कोर्ट शब्द का इस्तेमाल करते हैं, और अगर सिविल साइड की तरफ से बोलते हैं तो उसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बोलते हैं। ठीक है, तो इनका अपॉइंटमेंट कौन करता है दोस्तों? गवर्नर। याद रखना, सुप्रीम कोर्ट के जजेस का और हाई कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट कौन करता है? प्रेसिडेंट साहब। ठीक है, और सबऑर्डिनेट कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट कौन करता है? गवर्नर। और यहां पे जो कंसल्टेशन की रिक्वायरमेंट है वो किसके साथ है? हाई कोर्ट के साथ। कंसल्टेशन किसके साथ होगा? हाई कोर्ट के साथ। अब ध्यान से सुनना, अगर आपको डिस्ट्रिक्ट जज बनना है, ध्यान से सुनिए, अगर आपको डिस्ट्रिक्ट जज बनना है तो जरूरी है कि वो व्यक्ति के पास एक्सपीरियंस हो कम से कम 7 सालों का एज एन एडवोकेट, एज अ प्लीडर, और उसका रिकमेंडेशन हाई कोर्ट की तरफ से अपॉइंटमेंट होने के लिए। समझाता हूं, अ पर्सन टू बी अपॉइंटेड, a person to be appointed as a district judge, as a district judge must have the experience of, must have the experience of at least 7 years, 7 years as an advocate, as an advocate। ठीक है, किसकी बात हो रही है? डिस्ट्रिक्ट जज की। यहां पे क्या लिखा हुआ है? अगर कोई भी व्यक्ति डिस्ट्रिक्ट जज बनना चाहता है तो उसके लिए जरूरी है कि उसके पास कम से कम 7 सालों का एक्सपीरियंस होना चाहिए एडवोकेट होने के तौर पर। अब आप सभी लोग सोच रहे होंगे सर यहां पर केवल 7 साल लिखा हुआ है, कोर्ट का नाम नहीं बताया कि किस कोर्ट के सामने एक्सपीरियंस होना चाहिए। क्योंकि जब आप हाई कोर्ट का जज पढ़ा रहे थे या सुप्रीम कोर्ट का जज पढ़ा रहे थे तो आप बोल रहे थे कि 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और वो 10 साल का एक्सपीरियंस जरूरी है कि हाई कोर्ट के सामने आपने प्रैक्टिस करी हो। यही तो पॉइंट है नोट करने वाला, कि अगर आपको डिस्ट्रिक्ट जज बनना है, आपको लोअर जुडिशरी में जाना है, इन दैट सिचुएशन आपको चाहिए क्या? 7 years ऑफ एक्सपीरियंस, 7 साल का एक्सपीरियंस, 10 साल का नहीं। और वो एक्सपीरियंस बेटा कहीं का भी हो सकता है, बिफोर एनी कोर्ट ऑफ लॉ, बिफोर एनी ट्रिब्यूनल। तो वो लोअर कोर्ट के सामने का भी एक्सपीरियंस हो सकता है, सेशन कोर्ट के सामने का एक्सपीरियंस हो सकता है, हाई कोर्ट के सामने का एक्सपीरियंस होता है, डजंट मैटर। हमको टोटल चाहिए, देयर हैज टू बी एन एक्सपीरियंस ऑफ 7 years। ठीक है, अब ये तो वो बात है जो भारतीय संविधान में लिखी हुई है। अब आपको प्रैक्टिकली एक छोटी सी बात बताता हूं, बेसिक सी बात बताता हूं।
देखो डिस्ट्रिक्ट जज बनने के दो रास्ते होते हैं, दो रास्ते होते हैं डिस्ट्रिक्ट जज बनने के। एक तो रास्ता यही है जिसको हमने अभी देखा कि 7 साल का एक्सपीरियंस हो और उसके बाद हाई कोर्ट रिकमेंड कर दे, ठीक है। हाँ, इसके बाद ये भी लिख दो, एंड ही मस्ट बी रिकमेंडेड, he must be recommended by the high court। तो एक रास्ता तो यही है कि आपके पास 7 साल का एक्सपीरियंस हो गया, अब आपको रिकमेंड कर देगा अगर हाई कोर्ट, तो गवर्नर साहब आपको डिस्ट्रिक्ट जज बना देंगे। एक रास्ता तो ये है, पर ऐसा नहीं है कि हर व्यक्ति जो प्रैक्टिस करके आया है वही डिस्ट्रिक्ट जज बनता है। एक और रास्ता है, जो लोग बिल्कुल लोअर लेवल पे काम कर रहे हैं, मतलब लोअर जुडिशरी से जिनका सिलेक्शन हुआ है, सिविल जज के तौर पर काम कर रहे हैं या फिर जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास के तौर पर काम कर रहे हैं, उन लोगों को भी मौका मिलता है डिस्ट्रिक्ट जज के तौर पर उस पद को पाने का। पर उसके बारे में जो दोस्तों प्रक्रिया होती है वो होती है प्रमोशन के माध्यम से। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे लग रहा है कि आप में से जो ज्यादातर बच्चे हो वो अभी लोअर जुडिशरी टारगेट कर रहे हो, तो अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आप भी डिस्ट्रिक्ट जज बन सकते हो अगर सही समय पे आपका सिलेक्शन हो गया। पर आप जो डिस्ट्रिक्ट जज बनोगे वो एक्सपीरियंस के आधार पर नहीं बनोगे कि आपने प्रैक्टिस की, आप जज बनोगे प्रमोशन के आधार। सरकार समय समय पे आपका प्रमोशन करेगी और धीरे धीरे बढ़ते 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 आप डिस्ट्रिक्ट जज के पद पर पहुंच जाओगे। और ऐसे करके वो सीट्स को रिजर्व करते हैं कि कुछ सीट्स होती हैं जो प्रमोशन के माध्यम से ही भरी जाती हैं और कुछ सीट्स होती हैं जो ऐसे लोगों के लिए रिजर्व्ड होती हैं जो एक्सपीरियंस के साथ आ रहे हैं एडवोकेट होने का और जिनको हाई कोर्ट रिकमेंड कर रहा है, ठीक है। तो टोटल 2 सिनेरियोज बनते हैं, क्लियर है। अब इसके बाद आ जाओ अगले पॉइंट पे। अब ये जो मैंने आपको सारी बातें बताई हैं यहां पे जो लिखी हुई हैं ये सारी बातें निकल के आ रही हैं आर्टिकल 233 से। अब इसके बाद एक और बात है दोस्तों, वो ये है कि जो डिस्ट्रिक्ट जज के अलावा बाकी के जजेस हैं, मतलब डिस्ट्रिक्ट जज के जो नीचे वाले जजेस हैं, उन सब का जो है अपॉइंटमेंट जो होता है वो राज्य के द्वारा करा जाता है। और कौन करेगा? वही गवर्नर साहब ही करेंगे। और इसके बारे में जो कंसल्टेशन होगी वो होगी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा और हाई कोर्ट के द्वारा। तो दो चीजों, दो संस्थाओं के साथ रिकमेंडेशन की बात है जब हम बात करते हैं उन जजेस की जो डिस्ट्रिक्ट जज के अलावा लोअर जुडिशरी में काम कर रहे हैं, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में काम कर रहे हैं। वहां पे अपॉइंटमेंट गवर्नर साहब ही करेंगे, पर कंसल्ट करेंगे किससे? स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन से और हाई कोर्ट से। नोट करो, the appointment of judges other than district judge are made by the governor. अब इंपॉर्टेंट पॉइंट, आफ्टर कंसल्टेशन with state public service commission, state public service commission and the high court of the state and the high court of the state। अब जो बाकी के जजेस हैं, मतलब जो सिविल जज है या जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स है, ये जो बाकी के जजेस है इनका अपॉइंटमेंट भी गवर्नर साहब करते हैं बच्चों। पर इनके अपॉइंटमेंट के लिए जो कंसल्टेशन की प्रक्रिया है वहां पे
अलग है। आपको दो संस्थाओं से कंसल्ट करना होता है, एक है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन और एक है हाई कोर्ट। हाई कोर्ट तो डिस्ट्रिक्ट जज के बारे में भी था, पर यहाँ पे स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन भी कंसल्ट की जाती है। अब आप लोगों की बात हो रही है यहाँ पर, ये जो मैं आर्टिकल आपको पढ़ा रहा हूँ ये आर्टिकल 234 है। ये जो मैं आपको आर्टिकल पढ़ा रहा हूँ ये आप ही लोगों की बात हो रही है, क्योंकि आप वही जजेस बनोगे जो डिस्ट्रिक्ट जज के अलावा सबऑर्डिनेट कोर्ट का पार्ट बनेंगे। तो आपका अपॉइंटमेंट भी गवर्नर के द्वारा किया जाएगा, उन्हीं के नाम से होगा, बट वहां पर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का बड़ा रोल है, क्योंकि आपको पता ही है कि आपके जो भी एग्जामिनेशंस कंडक्ट होते हैं वो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन ही कराता है। अब देखो कैसे काम होता है, देखो एग्जाम कराएगा आपका स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है, आपका प्रीलिम्स होगा, आपका मेंस होगा, आपका इंटरव्यू होगा। मानो आप सेलेक्ट हो गए तो जो भी लोग सक्सेसफुल होंगे इस एग्जाम में उन्हीं को रिकमेंड कर देगा हाई कोर्ट। तो जो एग्जाम स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन ने कराया, जो लोग उसमें सक्सेसफुल हुए उन्हीं को हाई कोर्ट ने रिकमेंड कर दिया और उन्हीं लोगों को गवर्नर साहब अपॉइंट कर देते हैं। तभी आपको ऐसा कुछ बहुत ज्यादा चक्कर देखने को नहीं मिलता है, आपको बस एग्जाम निकालना है। एग्जाम निकालने का मतलब ही ये है कि हाई कोर्ट आपका नाम रिकमेंड करेगा और गवर्नर साहब आपको अपॉइंट कर देंगे। हायर जुडिशरी की अगर बात करूं, जहां पर आप डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट जज बनते हो, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज बनते हो, तो वहां पे भी यही सिचुएशन होती है। आपका एग्जाम होता है और जो भी व्यक्ति एग्जाम में सक्सेसफुल होता है उसको हाई कोर्ट रिकमेंड कर देता है, उसको हाई कोर्ट रिकमेंड कर देता है। तो हाई कोर्ट रिकमेंड करने के लिए आपको सीधा हाई कोर्ट के पास जाने की जरूरत नहीं है, या किसी के हाथ पैर जोड़ने की जरूरत नहीं है, आपको बस एग्जाम निकालना है। आपके एग्जाम निकालने का मतलब ही ये है कि हाई कोर्ट आपको रिकमेंडेशन कर देगा और उस रिकमेंडेशन के आधार पर जो गवर्नर साहब है वो आपका अपॉइंटमेंट कर देंगे। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट बात पे। दोस्तों याद रखिएगा इस बात को, जितने भी जजेस हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के, उनके जो भी राइट्स वगैरह हैं, जैसे पोस्टिंग को लेके चीजें हो गई या बाकी की बातें हो गई, प्रमोशन वगैरह सब कुछ, ये सारी चीजें दोस्तों कंट्रोल में होती हैं किसके? हाई कोर्ट के। कंप्लीट कंट्रोल में होती हैं हाई कोर्ट के। हाई कोर्ट ही डिसाइड करता है कि कब किस जज का प्रमोशन होगा, कब किस जज का ट्रांसफर होगा एक कोर्ट से लेके दूसरे कोर्ट में। सारा कंप्लीट कंट्रोल किसके पास रहता है? हाई कोर्ट के पास। तो इस पॉइंट को जरूर नोट करिए। ऑल द जजेस ऑफ द सबऑर्डिनेट कोर्ट including the district judge are under the control of the high court regarding their promotion, ट्रांसफर एटसेट्रा। तो केवल नौकरी लगने तक का ही हाईकोर्ट का कंट्रोल नहीं होता है, नौकरी लगने के बाद भी दोस्तों आप सभी लोगों के ऊपर जो भी जज बनेंगे हाई कोर्ट ही कंट्रोल एक्सरसाइज करेगा। प्रमोशन की बात हो, ट्रांसफर की बात हो, और यही दो मुद्दे हैं जिनको लेके आप सभी लोग परेशान रहोगे जब आपकी नौकरी लग जाएगी तब। ठीक है, क्लियर है, आ गई बात समझ में? ऑल गुड, क्लियर हो गया? वाई टाइप करेंगे सब बच्चे। एग्जाम वगैरह इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। देखो सिंपल सा, दिमाग के अंदर आपकी क्लैरिटी होनी चाहिए। अब फटाफट से मैं कंक्लूड कर देता हूं इस चीज को। देखो जब भी आप सबऑर्डिनेट कोर्ट्स की बात करोगे तो देयर आर 2-3 पॉइंट्स, मात्र 2-3-4 बातें हैं जो आप लोगों को याद रखनी है। सबसे पहले अपॉइंटमेंट की बात, इसको मत भूलना, ठीक है।
सबॉर्डिनेट कोर्ट्स के जो जजेस हैं उनका जो अपॉइंटमेंट है, फिर वो चाहे डिस्ट्रिक्ट जज हो, फिर वो चाहे सिविल जज हो, चाहे मजिस्ट्रेट हो, मतलब सबॉर्डिनेट कोर्ट जुडिशरी के जितने भी जजेस होंगे उन सब का अपॉइंटमेंट कौन करेगा? गवर्नर। सबसे पहले तो ये बात अपने दिमाग में बिठा लो। जब ये बात आपके दिमाग में बैठ जाए फिर आओ दूसरी बात पे, और वो है कंसल्टेशन से रिलेटेड। जब भी एक डिस्ट्रिक्ट जज का अपॉइंटमेंट होगा गवर्नर के द्वारा, तो वहां पे जो कंसल्टेशन की रिक्वायरमेंट है दैट इज विद द हाई कोर्ट ओनली। केवल हाई कोर्ट के साथ आपको कंसल्ट करना। और जब बाकी के सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के जजेस की बात आएगी, मतलब डिस्ट्रिक्ट जज के अलावा जो बाकी के सबऑर्डिनेट कोर्ट के जजेस हैं, उनका अपॉइंटमेंट भी गवर्नर करेगा, बट वहां पे कंसल्टेशन की प्रक्रिया में स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन और हाई कोर्ट दोनों पार्टिसिपेट करेंगे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और एक बार जब अपॉइंटमेंट हो जाएगा जज के तौर पर, तो जो भी एस्पेक्ट्स हैं जॉब से जुड़े हुए, सैलरीज, अलाउंसेस, प्रमोशन, ट्रांसफर, एवरीथिंग किसके कंट्रोल में होगा दोस्तों? हाई कोर्ट के। हाई कोर्ट के। अब मुझे नहीं लगता कि इतनी बेसिक बातों में कोई डाउट या कंफ्यूजन रह गया होगा। क्लियर है? आ गया बात समझ में? अच्छा, बस जज बन जाए तो इतना काफी है। हाई कोर्ट के जजेस के अपॉइंटमेंट पूछ रहे हो? भूल गए? फर्स्ट जजेस केस, सेकंड जजेस केस, थर्ड जजेस केस, पहली क्लास ले रहे हो? ठीक है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस का तो अपॉइंटमेंट हम लोगों ने बहुत डिटेल में पढ़ा है ना? क्लियर है? ये सब क्या पूछ रहे हो? सिविल जज डीजे का पेपर नहीं दे सकते? प्रमोशन के माध्यम से बन जाओगे डीजे, क्या टेंशन है? चलो, ये सब गूगल से पता लगाना। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। अब दोस्तों अगला टॉपिक मैं शुरू करूं उससे पहले आप मुझे ये बताओ, आप लोगों को ब्रेक चाहिए? आज ब्रेक की जरूरत लग रही है? अगर ब्रेक लेना है तो अभी ले लो, क्योंकि अब जो मैं टॉपिक शुरू करने वाला हूं, मैं नहीं चाहता हूं कि उसमें बिल्कुल भी इंटरप्शन हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हाँ, टॉपिक का नाम है लेजिस्लेटिव रिलेशंस। अब हम आ गए हैं यूनियन स्टेट रिलेशंस पे, जिसमें सबसे पहले पढ़ेंगे लेजिस्लेटिव रिलेशंस। ठीक है? नहीं चाहिए ब्रेक? पक्का शुरू कर दूं? चलो एक काम करो, 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं। ठीक है? अभी 5:03 हो रहा है। मैं 5:06 पे आई स्टार्ट दी क्लास। ठीक है? 2-3 मिनट में फटाफट से पानी शानी पी लो, रिलैक्स हो जाओ। 5-6 पे जैसी सुई आएगी हम नया टॉपिक शुरू करेंगे। और मेरे को चाहिए कि आपका दिमाग बिल्कुल फ्रेश होना चाहिए इस टॉपिक के लिए, क्योंकि ये एक टॉपिक ऐसा है जहां से क्वेश्चन बच्चे आएगा ही आएगा। ठीक है? तो 6 पे, 5:06 पे सब वापस होने चाहिए।
चलिए दोस्तों, समय समाप्ति की घोषणा, शुरू करते हैं दोबारा से अपने सेशन को। तो जैसा मैंने आपको बताया, हम लोग पढ़ने वाले हैं रिलेशंस बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स। ठीक है, राज्यों में और केंद्र के बीच में संबंधों की बात। हेडिंग डाल लो अपने नोट्स में, रिलेशंस बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट्स। और इसमें हम लोगों को 3 एस्पेक्ट्स पढ़ने होंगे बच्चे, 3 टुकड़ों में पढ़ेंगे इस टॉपिक को। सबसे पहले पढ़ेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट भी है, लेजिस्लेटिव रिलेशंस। लेजिस्लेटिव रिलेशंस सबसे इंपॉर्टेंट, ये मानो पक्का क्वेश्चन, कोई डाउट ही नहीं है कि यहां से क्वेश्चन ना आए, इतनी इंपॉर्टेंस है। दूसरे नंबर पे है दोस्तों एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस। एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर हम लोग अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। और आखिर में है फाइनेंशियल रिलेशंस, ये भी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी कवर करेंगे। फाइनेंशियल रिलेशंस, ठीक है। तो आज मैं शुरुआत करूंगा दोस्तों इस पहले टॉपिक के साथ, जिसका नाम है लेजिस्लेटिव रिलेशंस। और यहां पर हम लोग जो शुरुआत करते हैं अपनी चर्चा की, वो करते हैं आर्टिकल 245 के साथ। और देखिए, बड़ी बेसिक बेसिक सी बात है, सारी बात केवल और केवल समझने की है और उसके बियॉन्ड कुछ नहीं है। तो बहुत ध्यान से सुनना, मैं आपको कुछ यहाँ पे चित्रकारी भी करके दिखाऊंगा अभी, तो उसको भी बड़े ध्यान से देखना और समझने की कोशिश करना। अपना दिमाग पहले से ही मत दौड़ाने लगना इधर उधर, जो कहा जा रहा है उस पर फोकस रखना। ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपको एक बार में समझ में आएगा अगर आप उसको सही से सुनोगे तो। ठीक है, तैयार हो? एक बार बाई टाइप करो सभी बच्चे। आर यू ऑल रेडी? तैयार हैं सभी लोग? शुरू करें? चलो, तो करते हैं चर्चा हमारे पहले टॉपिक की, जो कि है लेजिस्लेटिव रिलेशंस। लेजिस्लेटिव रिलेशंस, देखिए, लेजिस्लेटिव रिलेशन का एक ऐसा टॉपिक है जिसके अंदर हम लोग कोशिश करेंगे कि समझें कि पार्लियामेंट की क्या पावरें हैं कानून बनाने के संबंध में, और जो राज्य सरकारें हैं, राज्य की जो विधायिकाएं हैं, जो स्टेट लेजिस्लेचर्स हैं, उनकी क्या पावर्स हैं कानून बनाने के संबंध में। क्योंकि अभी हम लोगों ने इस पॉइंट को डिस्कस किया था थोड़ी देर पहले ही, कि आप सभी को पता है कि जो इंडिया है वो एक फेडरल कंट्री है, जहां पर एग्जीक्यूटिव पावर्स और लेजिस्लेटिव पावर्स को बांटा गया है केंद्र के बीच में और राज्यों के बीच में। तो इस टॉपिक के अंदर हम इसी बात को समझने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार वो जो लेजिस्लेटिव पावर्स है उनको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। और देखो, लेजिस्लेटिव पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के हमारे भारतीय संविधान के अंदर 2 आधार बताए गए हैं। नोट करते चलना बच्चे हर चीज। डिस्ट्रीब्यूशन of legislative powers between the union and the states can be based on टेरिटरी या फिर टेरिटोरियल एक्सटेंट और सब्जेक्ट मैटर।
सब्जेक्ट मैटर। इसका मतलब क्या हुआ कि जो लेजिस्लेटिव पावर्स हैं हमारे देश के अंदर, लेजिस्लेटिव पावर्स मतलब कानून बनाने की जो पावर्स हैं, ताकतें हैं, उनका बंटवारा किया जाता है केंद्र के बीच में और राज्यों के बीच में दो आधारों पर। पहला आधार है क्षेत्र के आधार पर, मतलब टेरिटोरियल एक्सटेंट के आधार पर, और दूसरा है मुद्दों के आधार पर, मतलब कि सब्जेक्ट मैटर के आधार पर। और आप सभी लोग सोच रहे होंगे कि ये टेरिटोरियल एक्सटेंट क्या है, ये सब्जेक्ट मैटर क्या है। समझाता हूं। देखो, सबसे पहले समझो टेरिटोरियल एक्सटेंट ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स, ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स। देखो, बहुत ही सिंपल सा नियम है और नोट कर लेना। द लॉज मेड बाय पार्लियामेंट ठीक है, द लॉज मेड बाय पार्लियामेंट आर नहीं, कैन लिखते हैं, कैन अप्लाई टू द एंटायर कंट्री और एनी स्पेसिफिक पार्ट ऑफ इट। मतलब पार्लियामेंट के द्वारा जो कानून बनाए जा रहे हैं वो या तो पूरे देश पर लागू हो सकते हैं या फिर हमारे देश के किसी भी स्पेसिफिक क्षेत्र पर, किसी भी स्पेसिफिक टेरिटरी पर। कैसे? मान लो दोस्तों, ये हमारा देश है, ये हमारा पूरा देश है, इसके अंदर कई सारे राज्य हैं। एक ये राज्य है, 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 एक ये राज्य है। ठीक है। अब पार्लियामेंट कोई भी कानून बनाती है, पार्लियामेंट ने कोई भी लॉ बनाया, तो ये जो लॉ है ये हो सकता है कि इस पूरी टेरिटरी पे अप्लाई हो। मतलब यहां पे भी, 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 मतलब किसी भी राज्य में चले जाओ, देश के किसी भी कोने में चले जाओ, आपके ऊपर वो कानून लागू होगा, आपके ऊपर वो कानून लागू होगा। कहीं पे भी चले जाओ, किसी भी राज्य में चले जाओ, देश के किसी भी यूनियन टेरिटरी में चले जाओ। ठीक है। पर ऐसा जरूरी भी नहीं है, ऐसा जरूरी भी नहीं है कि हर एक कानून जो पार्लियामेंट के द्वारा बनाया जा रहा है वो पूरे भारतीय क्षेत्रफल पर लागू हो ही, ऐसा भी जरूरी नहीं है। ऐसा भी हो सकता है बच्चों की कानून तो पार्लियामेंट ने ही बनाया है, पर फिर भी वो पूरे भारतीय क्षेत्रफल पर लागू ना होकर मान लो केवल इस राज्य में लागू हो रहा हो। और मैं कह रहा हूं राज्य में ही क्यों, राज्य के भी किसी एक हिस्से में लागू हो रहा हो, किसी एक डिस्ट्रिक्ट, एक गांव या एक शहर में लागू हो रहा हो, ऐसा भी पॉसिबल है। कई बार बच्चे इस बात को नहीं समझते हैं। तो पार्लियामेंट दोस्तों ऐसा भी कानून बना सकती है जो पूरे भारतीय क्षेत्रफल पर लागू हो, और ऐसा भी कानून बना सकती है जो भारत के किसी हिस्से पे लागू हो, और ये पूर्णतः उसकी पावर है, उसकी ताकत है, कोई उसको बता नहीं सकता है। तो जहां तक टेरिटरी के आधार पर मैं पार्लियामेंट के कानून बनाने की बात करूं तो वो एब्सोल्यूट पावर है। पार्लियामेंट हमारे भारत देश के किसी भी कोने पे
अपने कानून को लागू कर सकती है। देयर इज नो लिमिटेशन, देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन। या फिर ऐसा कानून बना सकती है जो भारत के कोने कोने में पूरे क्षेत्रफल में लागू होता हो। ये है टेरिटोरियल एक्सटेंट के आधार पर पार्लियामेंट की पावर कानून बनाने की। पहला पॉइंट। अब आते हैं राज्यों की बात पर। The laws made by the state legislature can apply to the entire state or any specific part of it, इसका मतलब क्या है कि राज्य की विधायिका, स्टेट लेजिस्लेचर जो कानून को बना रही है, वो कानून या तो उस पूरे राज्य के क्षेत्रफल पर लागू होगा, जो भी इसकी सीमाएं हैं उस राज्य की, या फिर उस राज्य के किसी भाग पर लागू होगा। कहने का मतलब जरूरी नहीं है कि हर वो कानून जो किसी राज्य की विधायिका के द्वारा बनाया जा रहा है वो पूरे के पूरे राज्य पर लागू हो ही। इट इज नॉट एसेंशियल, इट इज नॉट नेसेसरी। ऐसा भी हो सकता है कि राज्य की विधायिका के द्वारा बनाया गया कानून उस राज्य के केवल किसी हिस्से पर ही लागू हो, जैसे कि कोई गांव, जैसे कोई डिस्ट्रिक्ट, जैसे कोई शहर। ठीक है, जैसे अगर ग्राफिक तरीके से समझने की कोशिश करें तो मान लीजिए दोस्तों ये हमारा देश है और हमारे इस देश के अंदर कई सारे राज्य हैं, और मान लो ये वाला राज्य है और इसकी जो स्टेट लेजिस्लेचर है, इसकी जो विधायिका है, इसने कोई भी कानून बनाया है। अब इस कानून के संबंध में दो परिस्थितियां हो सकती हैं। या तो ये हो सकता है कि ये जो कानून है इस राज्य के पूरे क्षेत्रफल पर लागू होता हो, और अगर इस राज्य के क्षेत्रफल की बात करें तो क्या है, यहां से लेके यहां से लेके यहां से लेके, ये इसका बॉर्डर है, यहां से लेके यहां तक। तो इसके अंदर जो भी एरिया आ रहा है, जो भी शहर, जो भी डिस्ट्रिक्ट, जो भी गांव आ रहे हैं, उन सब में ये कानून लागू हो जाएगा। ठीक है, ये जो स्टेट लेजिस्लेचर कानून बना रही है वो यहां लागू नहीं हो सकता, यहां लागू नहीं हो सकता, यहां लागू नहीं हो सकता, या यहां लागू नहीं हो सकता, क्योंकि वो दूसरे राज्यों की सीमाएं हैं। ये लागू हो सकता है केवल इसी राज्य में, क्योंकि उसी की लेजिस्लेचर ने उस कानून को बनाया है। ठीक है, पर दोस्तों वही बात दोबारा से, जरूरी नहीं है कि पूरे राज्य पे ही लागू हो। स्टेट लेजिस्लेचर चाहे तो बोल सकता है कि मैं ये जो कानून बना रहा हूं वो केवल यहां पे लागू होगा, या फिर केवल यहां पे लागू होगा, या फिर केवल यहां पे लागू होगा। दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। वही जो पार्लियामेंट के लिए था, जरूरी नहीं था कि पार्लियामेंट का कानून पूरे देश पर ही लागू हो। इट वॉज नॉट नेसेसरी। ऐसा भी हो सकता है कि वो पूरे देश के किसी हिस्से के बारे में कानून बना सकता था। यही बात स्टेट लेजिस्लेचर पे भी अप्लाई होती है दोस्तों, और स्टेट लेजिस्लेचर भी अगर चाहे तो पूरे राज्य के क्षेत्र के बारे में कानून बना सकती है, या उसके किसी हिस्से के बारे में कानून बना सकती है। अब मुझे फटाफट से चैट बॉक्स में बताओ कि टेरिटोरियल एक्सटेंट के आधार पर आपको समझ में आ गया कि पार्लियामेंट का कानून कैसे फंक्शन कर सकता है,
और स्टेट लेजिस्लेचर का कानून कैसे फंक्शन कर सकता है। चैट बॉक्स में वाई टाइप कराएंगे। अभी कुछ इधर उधर की मत सोचो, केवल जो मैं बता रहा हूं, जो मैं समझा रहा हूं, बस उसका दिमाग में रखो। समझ में आ गया? इसमें कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट, इसको अपनी भाषा में लिख लोगे आप पेपर में, दैट शुड बी द क्राइटेरिया। ठीक है। अब मैं एक बहुत महत्वपूर्ण आप लोगों को बात बताने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। देखिए, ये बात बिल्कुल सही है। अगर मैं पार्लियामेंट की बात करूं कि पार्लियामेंट जो कानून बनाएगा, जो हो सकता है कि वो पूरे देश पे लागू हो जाए या देश के किसी हिस्से पे लागू हो जाए, ये बात बिल्कुल सही है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। इसमें बस एक पॉइंट ऐड कर दो, छोटा सा पॉइंट है और समझने की कोशिश करना बेटा। मान लो पार्लियामेंट ने कोई कानून बनाया है, मान लो कोई पार्लियामेंट ने कानून बनाया है जिसका एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन है, जिसका एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन है, तो वो केवल इस वजह से, ध्यान से सुनना बच्चे मेरी बात को, अभी समझा दूंगा, अभी बस सुनो मैं क्या कह रहा हूं, कि वो केवल इस वजह से कि उस कानून का एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन है, वो वॉइड नहीं हो जाएगा, शून्य या फिर इनवैलिड नहीं हो जाएगा। अब आप सभी कह रहे होंगे कि सर बिल्कुल नहीं समझ में आया जो आपने बात बोली, इसलिए नोट करो सबसे पहले। इफ द पार्लियामेंट makes a law, if the parliament makes a law which has extra territorial operation, extra territorial operation, it will not be invalid, it will not be invalid। मतलब अगर पार्लियामेंट कोई एक ऐसा कानून बनाती है जिसका एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन है, तो वो इनवैलिड नहीं होगा। अब इसको समझो डायग्राम में। मैंने क्या बोला पहले जब ये वाली लाइन पढ़ाई, कि पार्लियामेंट कोई भी कानून बनाएगी, वो कानून या तो पूरे भारत देश पे लागू होगा या भारत देश के किसी भी हिस्से पे लागू होगा। और जब मैं बोल रहा हूं भारत देश, मतलब भारत की सीमा के अंदर, इंडियन टेरिटरी में। तो इंडियन टेरिटरी हमारे डायग्राम में क्या है, ये लाइन से लेके ये लाइन तक, ये लाइन तक, यहां से लेके यहां तक। तो कोई भी कानून होगा वो यहां पे लागू होगा। ये बात हमको समझ में आ गई। अब मान लीजिए पार्लियामेंट कोई एक ऐसा कानून बना दे जो यहां पे लागू ना हो रहा हो, या फिर यहां पे लागू ना हो रहा हो, यहां पे लागू हो रहा हो, इंडियन टेरिटरी के बाहर। या फिर कोई एक ऐसा कानून बना दे जो यहां पे भी लागू हो रहा हो, इंडियन टेरिटरी में भी, और इंडियन टेरिटरी के बाहर भी लागू हो रहा हो, ऐसा कोई कानून बना दे। तो आप ध्यान रखना हमेशा मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, वो कानून केवल इस वजह से इनवैलिड नहीं हो जाएगा कि उसका सब्जेक्ट मैटर इंडिया की टेरिटरी से बाहर है या बाहर जा रहा है, केवल इस वजह से गैरकानूनी नहीं हो जाएगा, इनवैलिड नहीं हो जाएगा। अब वो कानून लागू हो पाएगा या नहीं वो हमें नहीं पता, उससे हमारा कोई लेना देना भी नहीं है। मेरा कोई लेना देना नहीं है इस बात से कि पार्लियामेंट ने जो कानून बनाया है इस टेरिटरी के बारे में, वो पार्लियामेंट लागू कर भी पाएगी या नहीं, भारतीय सरकार लागू कर भी पाएगी या नहीं, या पार्लियामेंट ने ये जो कानून बनाया है वो उसको वो लागू कर भी पाएगी या नहीं, क्योंकि ये जो टेरिटरी है वो कहीं ना कहीं किसी विदेशी देश के अंदर आ रही होगी। तो हमारा वो सब्जेक्ट मैटर नहीं है। हमारा स्ट्रगल ये नहीं है कि वो कानून सच में लागू हो पाएगा या नहीं, दैट इज नॉट द क्वेश्चन।
द ओनली पॉइंट इज कि हम उसको इनवैलिड नहीं मानेंगे केवल इस वजह से क्योंकि उसका एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन है। हम नहीं कहेंगे कि वो कानून गलत है, हम नहीं मानेंगे कि वो कानून गलत है अगर उसके अंदर एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन आ रहा हो तो। बच्चे दी क्वेश्चन है ही नहीं कि विदेशी देश हमारा कानून मानेगा या नहीं, सवाल वो है ही नहीं। माने ना माने फर्क नहीं पड़ता, हम उस कानून को इनवैलिड नहीं मानेंगे बस केवल इस वजह से क्योंकि उसका एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन। बस हमारा फंडा बस इतना सा है, हमको उस कानून को इनवैलिड नहीं मानना है। बाकी पार्लियामेंट जाने, बाकी केंद्रीय सरकार जाने कि वो कैसे अप्लाई करेगी, कैसे फॉलो करवाएगी, हमें नहीं मालूम, हमें बस उसे इनवैलिड नहीं मानना है। अब मुझे बताओ कितने लोगों को ये बात समझ में आई है? क्लियर है? क्लियर? वाई टाइप करो फटाफट से, समझ में आ गया तो। अरे बच्चे दैट इज नॉट आवर कंसर्न कि कानून बनाना क्यों है या क्यों नहीं बनाना है। देखो वी हैव टू स्ट्रिक्टली इंटरप्रेट जो लिखा हुआ है भारतीय संविधान के अंदर, वो हमारा काम नहीं है। हमारा काम है कानून जो लिखा है उसको समझना, और वो मैं आपको समझा रहा हूं। चल लिटिल लिटिल समझ में आ गया है, कोई बात नहीं, आ जाएगा। ठीक है, इनवैलिड इसलिए नहीं माना जाएगा बेटा क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि नहीं माना जाएगा। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से कौन है ऊपर? कोई ऊपर नहीं है। ये बात स्पेसिफिकली लिखी हुई है आर्टिकल 245 के सब आर्टिकल 2 में कि ऐसा कोई भी लॉ जिसका एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन है जो पार्लियामेंट ने बनाया है उसको इनवैलिड नहीं मानेंगे। अब इसमें एक बात याद रखना, एक बात याद रखना, ये वाली जो बात है एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन वाली, ये केवल और केवल पार्लियामेंट के लिए है। अगर कल को स्टेट लेजिस्लेचर कोई एक ऐसा कानून बना दे जिसका एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन हो तो वो कानून तो इनवैलिड होगा। आप सोचने लगो कि स्टेट लेजिस्लेचर ने बना दिया एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन वाला कानून तो उसको वैलिड मान लेंगे क्योंकि लिखा हुआ है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। नहीं बेटा नहीं, ये जो लिबर्टी दी गई है ये केवल और केवल पार्लियामेंट को दी गई। ये जो स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रहा है ना, ये केवल पार्लियामेंट को बनना कि अगर पार्लियामेंट कोई ऐसा कानून बना, अगर पार्लियामेंट कोई ऐसा कानून बना दे जिसका एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन हो, विल नॉट कंसीडर इट, क्या विल नॉट कंसीडर इट इनवैलिड। अभी परेशान मत हो, इसके ऊपर केसेस भी आएंगे। जैसे ही मैं लेजिस्लेटिव रिलेशन का टॉपिक कवर कर लूंगा ना, आपको केसेस भी पढ़ाऊंगा इस मुद्दे के ऊपर, तो समझ में आ जाएगा, सारी क्लैरिटी 100% हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया? पहले मुझे फटाफट से बताओ कि जहां तक टेरिटरी की बात है, टेरिटोरियल आधार पर समझने की बात है, वो आप सभी लोगों को क्लियर है। और ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना टेरिटोरियल एक्सटेंट के आधार पर डिस्ट्रीब्यूशन को, ये आर्टिकल 245 से पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, पर आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। ठीक है, आप बस मेरे पे ध्यान दो और जो मैं लिखवा रहा हूं उस पर ध्यान दो। क्लियर हो गया फंडा, राइट? और इधर उधर के सवाल मत सोचो कि कौन बनाएगा, क्यों बनाएगा, क्यों बनाएगा, क्यों नहीं बनाएगा, क्या, नॉट आवर कंसर्न, नॉट आवर कंसर्न। ठीक है, जो लिखा है हम उसको समझने की कोशिश करेंगे। आऊंगा बेटा ट्रीटी वगैरह की बात पे भी आऊंगा, अभी बाद में आऊंगा, अभी नहीं। ये तो हो गया टेरिटरी। हाँ, अब मैं एक डिस्कशन शुरू कर रहा हूं, वो शायद पूरा नहीं हो पाएगा आज की क्लास में, पर फिर भी शुरू कर रहा हूं और आपको सोचने का मौका मिलेगा इसके ऊपर। और वो ये है कि डिस्ट्रीब्यूट जब की जाती है लेजिस्लेटिव पावर्स यूनियन और स्टेट्स के बीच में, बच्चों सब्जेक्ट मैटर के आधार पर, महत्वपूर्ण ये है, अभी तो केवल ट्रेलर था, टेरिटरी वाली बात जो हमने पढ़ी ना वो तो केवल ट्रेलर था, असल बात तो अब आएगी। सब्जेक्ट मैटर के आधार पर लेजिस्लेटिव पावर का डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन of legislative powers
distribution of legislative powers based upon the subject matter, based upon the subject matter. इसको समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। हमारे भारतीय संविधान के अंदर एक स्केड्यूल है जो कि है स्केड्यूल 7। स्केड्यूल 7। अब ये जो स्केड्यूल 7 है ना हमारे भारतीय संविधान का, इसके अंदर 3 लिस्ट प्रोवाइड की गई हैं। ध्यान से सुनना, 3 लिस्ट प्रोवाइड की गई हैं। सबसे पहली है जिसको हम बोलते हैं लिस्ट 1। लिस्ट 1 जिसका ऑफिशियल नाम है यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट। दूसरे नंबर पे आती है लिस्ट 2। लिस्ट 2 जिसका दोस्तों ऑफिशियल नाम है स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट। और तीसरे नंबर पे आती है दोस्तों लिस्ट 3। लिस्ट 3 जिसका ऑफिशियल नाम है कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट। अब आपको अगर ये टॉपिक समझना है, मतलब लेजिस्लेटिव पावर्स के डिस्ट्रीब्यूशन को समझना है सब्जेक्ट मैटर के आधार पर, तो दोस्तों ये बहुत जरूरी है कि आप इन तीनों लिस्टों को समझो अच्छे से। अब इसका मतलब ये नहीं है कि संविधान खोल के आप लिस्टों को याद करना शुरू कर दो, कोई जरूरत नहीं है, केवल कॉन्सेप्ट है, समझने वाला है। अब दोस्तों ये 3 लिस्ट का पर्पस क्या है उसको समझो। दोस्तों लिस्ट 1 के अंदर ध्यान से सुनिएगा, लिस्ट 1 जो सबसे बड़ी लिस्ट है, उसके अंदर पॉइंट बाय पॉइंट 1 2 3 4 5 ऐसे करके कई सारे सब्जेक्ट मैटर्स बताए गए हैं, कई सारे मुद्दे बताए गए हैं, जिन मुद्दों के बारे में केवल और केवल पार्लियामेंट के पास पावर है लॉ बनाने के। लिस्ट 1 दैट इज यूनियन लिस्ट, लिख लेना बच्चों, contains those subject matters, contains those subject matters over which only the parliament has the power to make laws। कहने का मतलब यूनियन लिस्ट एक ऐसी लिस्ट है दोस्तों जिसके अंदर जो मुद्दे बताए गए हैं, जो सब्जेक्ट मैटर्स बताए गए हैं, उनके बारे में केवल और केवल पार्लियामेंट ही कानून बना सकती है। केवल पार्लियामेंट ही कानून बना सकती है, जिसका मतलब क्या हुआ, पार्लियामेंट has the exclusive power of legislating on union list। पार्लियामेंट के पास एक्सक्लूसिव पावर है। एक्सक्लूसिव पावर का मतलब कि केवल पार्लियामेंट ही कानून बना सकती है उन मुद्दों के बारे में जो यूनियन लिस्ट में लिखे हुए हैं। समझ में आ गया यूनियन लिस्ट का पर्सपेक्टिव?
सबसे पहली लिस्ट, लिस्ट 1 मतलब कि यूनियन लिस्ट। अब आते हैं लिस्ट 2 पर, जो कि है स्टेट लिस्ट। दोस्तों स्टेट लिस्ट एक ऐसी लिस्ट है जिसके अंदर जो मुद्दे लिखे हुए हैं, जो सब्जेक्ट मैटर्स लिखे हुए हैं, उनके संबंध में कानून बनाने की जो पावर है वो केवल और केवल हमारे राज्यों के पास है, हमारी स्टेट्स के पास है। नोट करिए, लिस्ट 2 स्टेट लिस्ट contains those subject matters over which only the state legislatures have power to make laws। मतलब स्टेट लिस्ट मतलब कि लिस्ट 2 एक ऐसी लिस्ट है जिसके अंदर वो सारे मुद्दे लिखे हुए हैं जिन मुद्दों के ऊपर केवल और केवल स्टेट लेजिस्लेचर मतलब राज्य की विधायिकाओं के ही पास पावर है कानून बनाने की, केवल स्टेट लेजिस्लेचर्स के पास। ठीक है, स्टेट legislatures have exclusive power of legislating on state list। ठीक है, अब मान लीजिए दोस्तों ये हमारा देश है, इस देश के अंदर कई सारे राज्य हैं। मान लो ये वाला जो राज्य है इसकी जो स्टेट लेजिस्लेचर है उसकी एक्सक्लूसिव पावर है कि इस राज्य के संबंध में उन मुद्दों के ऊपर जो स्टेट लिस्ट का पार्ट है वो कानून बना सकते हैं। तो कोई भी मुद्दा है जो स्टेट लिस्ट के अंदर दिया गया है तो इस राज्य के लिए यही राज्य का जो लेजिस्लेचर है वो उस मुद्दे पे कानून बना सकेगा, उसकी एक्सक्लूसिव पावर होगी। इसी तरीके से मान लो ये राज्य है, इसका जो स्टेट लेजिस्लेचर है वो किसी भी मुद्दे के बारे में जो स्टेट लिस्ट का पार्ट है कानून बना सकेगी इस राज्य के बारे में। तो हर एक राज्य का जो स्टेट लेजिस्लेचर है, वहां की जो विधायिका है, वो उस राज्य के लिए जिसकी वो विधायिका है उन सारे मुद्दों पर कानून बना सकती है जो मुद्दे स्टेट लिस्ट के अंदर लिखे हुए हैं। ये है दोस्तों हमारी लिस्ट 2 जिसको हम प्यार से बोलते हैं क्या? स्टेट लिस्ट। क्या बोलते हैं? स्टेट लिस्ट। क्लियर है? आ गया समझ में? एक बार वाई टाइप करो, सभी लोगों को क्लियर है स्टेट लिस्ट का मतलब? कोई डाउट, कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी ऐसी बात जो नहीं घुस रही है दिमाग में? बहुत जरूरी है क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक है। इसके बाद जो आगे की बातें आएंगी वो ये प्रिज्यूम करके चलना होगा कि आपको ये चीजें समझ में आ गई हैं।
वरना आगे का कुछ भी समझ नहीं आएगा। अच्छा, पहले से पता है फिर भी ठीक है, बट एक्चुअली यू हैव टू बी वेरी क्लियर, क्योंकि जब आप आंसर लिखते हो ना, आपके दिमाग में क्लैरिटी होनी चाहिए, तभी आप अच्छा आंसर लिख पाओगे। अब बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट पर, एंड तीसरा पॉइंट इज लिस्ट 3 कंकरेंट लिस्ट। लिस्ट 3 कंकरेंट लिस्ट। अब इसका मतलब क्या है? सेकंड पॉइंट में क्या नहीं समझ में आया बेटा? एक्सक्लूसिव पावर है, मतलब केवल राज्य ही कानून बना सकता है उन मुद्दों के बारे में जो स्टेट लिस्ट के अंदर लिखे हुए हैं। अब दोस्तों तीसरे नंबर पर हम लोग बात करेंगे कॉन्करेंट लिस्ट की। कॉन्करेंट लिस्ट, जिसको हम प्यार से क्या बोलते हैं? लिस्ट 3। अब इसकी कहानी बिल्कुल ही अलग है। हल्का सा हिंट दे देता हूं, इतना टाइम नहीं बचा है कि मैं आपको पूरा समझा पाऊं, पर हल्का सा हिंट देके छोड़ूंगा। दोस्तों कॉन्करेंट लिस्ट एक ऐसी लिस्ट है हमारे शेड्यूल 7 की, जिसके संबंध में पार्लियामेंट के भी पास पावर होती है कानून बनाने की, और स्टेट लेजिस्लेचर्स के भी पास पावर होती है कानून बनाने की। मतलब वो जो सारे मुद्दे दोस्तों कॉन्करेंट लिस्ट में लिखे हुए हैं, वो ऐसे मुद्दे हैं जिसके बारे में पार्लियामेंट भी कानून बना सकती है और स्टेट लेजिस्लेचर भी कानून बना सकती है। मतलब उन सब्जेक्ट मैटर्स के ऊपर जो कंकरेंट लिस्ट के अंदर लिखे हुए हैं, उनके ऊपर ना ही पार्लियामेंट का एक्सक्लूसिव जुडिक्शन है और ना ही स्टेट लिस्ट का एक्सक्लूसिव जुडिक्शन है। ये ऐसे सब्जेक्ट मैटर्स हैं जिनको हमारी पार्लियामेंट, मतलब हमारा यूनियन, और हमारे स्टेट लेजिस्लेचर्स आपस में शेयर करते हैं। शेयर करने का मतलब क्या हुआ? कि दोनों ही क्षमता रखते हैं उन मुद्दों के ऊपर कानून बनाने की। तो इसको कॉमन लिस्ट भी बोलते हैं या फिर इसको कंकरेंट लिस्ट भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये तीनों में से सबसे छोटी लिस्ट है, इसमें सबसे कम सब्जेक्ट मैटर्स हैं, पर जो भी सब्जेक्ट मैटर्स हैं दे आर ऑफ इक्वल वैल्यू, और वो बराबर ही अथॉरिटी देते हैं हमारी पार्लियामेंट को और स्टेट लेजिस्लेचर को कानून बनाने की। अब इसके बारे में जो आगे की जो डिटेल में चर्चा है, अब उसको हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो कॉन्करेंट लिस्ट का वो टॉपिक होगा जहां से हम लोग कल के इस सेशन को रिज्यूम करेंगे, और कोशिश करेंगे कि कल हम लोग लेजिस्लेटिव रिलेशंस के टॉपिक को खत्म करके एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस को भी खत्म कर लें। ठीक है, हो गया। अब मेरे को एक बार जाते जाते आप सभी लोग बता दो चैट बॉक्स में वाई टाइप करके कि जो भी कुछ मैंने डिस्कस किया, आप लोगों को बताया, वो सभी कुछ क्लियर हो गया है। कहीं पे कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन, कोई परेशानी आपके दिमागों में नहीं है। चलिए दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप सभी लोगों से कल मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच, आई विल सी यू टुमारो। तब तक के लिए पढ़ते रहो अच्छे से और कोशिश करो कि रिवाइज कर लेना जो भी कुछ हम लोगों ने आज की क्लास में समझा। ठीक है, चल बाय बाय, थैंक यू।